हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रीडर्स पाथ। तो कल हमने मैट्रिक्स जो है ये टॉपिक स्टार्ट किया था और इसमें हम पढ़ चुके हैं मैट्रिक्स के बारे में और डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है मैट्रिक्स का। तो ये हमने छोटी छोटी चीज़ें पढ़ी थी। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो इसमें हम जितनी भी टाइप की मैट्रिक्स होती है वो उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है रो मैट्रिक्स। ठीक है। तो जैसे कि इन मैट्रिक्स के नाम से ही क्लियर हो जाता है, रो मैट्रिक्स क्या होती है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास क्या रहने वाली है, एक सिंगल रो होगी। उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे मैं कोई एग्जांपल ले लेती हूँ, मैंने ए मैट्रिक्स ये ली है और यहाँ पर मैं कोई भी एलिमेंट 3 4 5, तो इस तरीके से ये जो मेरी मैट्रिक्स हो गई, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर इस मैट्रिक्स में सिंगल एक ही रो है। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स बोलेंगे। क्लियर हो गया होगा। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिंपल एक रो होगी वो रो मैट्रिक्स कहलाएगी। दूसरा क्या है हमारे पास, कॉलम मैट्रिक्स। तो जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें कॉलम जो है हमारे पास वो एक ही कॉलम होने वाली है। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, ए मैंने कोई मैट्रिक्स लिखी है और इस तरीके से इसी मैट्रिक्स को हम ऐसे लिख दें। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस मैट्रिक्स में सिंपल एक ही कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स को मैं क्या बोलूँगी, कॉलम मैट्रिक्स बोलूँगी। तो ये दो मैट्रिक्स आपको क्लियर हो गई होगी, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। जिसमें एक रो हो और कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो। तो ये दो चीजें आप समझ गए होंगे। इसके बाद हमारी नेक्स्ट आती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। अब जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब जैसे रेक्टेंगल में क्या होता है कि जो लेंथ होती है और ब्रेड्थ जो होती है वो अलग अलग होती है। तो लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास कोई भी m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स जिसमें क्या होना चाहिए, m नॉट इक्वल होना चाहिए n के बराबर। क्योंकि अगर बराबर हो जाएगा तो वो एक नेक्स्ट अलग टाइप की मैट्रिक्स बन जाएगी। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए कि कोई एम एन क्रॉस की मैट्रिक्स है, उसमें कंडीशन क्या होती है कि एम नॉट इक्वल टू एन होगा। जैसे मेरे पास क्या हो सकता है, 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हो सकती है, या 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हो सकती है, 1 क्रॉस 3 हो सकता है, 3 क्रॉस 1 हो सकता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स का ऑर्डर मैंने लिखा है इनमें क्या है हमारे पास कि एम और एन, यानी कि सिंपल सी बात है, जिस मैट्रिक्स के अंदर रो और कॉलम बराबर नहीं है वो मेरी क्या कहलाएगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। जैसे मैंने कोई मैट्रिक्स ले ली बी, यहाँ पर मैं लेके चल रही हूँ, मैंने लिया 1 2 5, है ना, यहाँ पर 7 6 4। तो इस तरीके से जो ये मैट्रिक्स बन गई है ये मेरी क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आपको समझ में आ गई होगी कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम बराबर नहीं है वो मेरे पास क्या कहलाएगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनाएगी। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर कि मेरे पास m और n इक्वल हो जाते हैं तब उस केस में हम क्या बोलेंगे, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे कि कोई जो स्क्वायर होता है उस स्क्वायर में मेरी जो साइड है वो सारी बराबर होती है। तो इसी तरीके से स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा कि रो और कॉलम आपस में बराबर होंगे। जैसे कि एग्जांपल ले लो आप, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, 3 क्रॉस 3 है, 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स है। तो ये जो है हमारे पास ये स्क्वायर मैट्रिक्स के एग्जाम्पल हो गए कि इसका स्क्वायर मैट्रिक्स में ऑर्डर क्या रहेगा, हमेशा एम। जैसे मान लिया मेरे पास कोई m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, बट उस केस में क्या है, m और n बराबर है, यानी कि 2 क्रॉस 2 ऑर्डर हो सकता है, 3 क्रॉस 3 हो सकता है, 4 क्रॉस 4 हो सकता है। जैसे मैं कोई भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ले लेती हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा 3 4 2 1। तो ये मेरे पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बन गई है और ये कैसी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो दोनों ये आपको क्लियर हो गई होंगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर में क्या होगा, m नॉट इक्वल टू n होगा। लेकिन इसी का ही अगला पार्ट क्या हो जाता है कि कंडीशन आ जाती है कि m और n अगर बराबर हो जाते हैं तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगी। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। अब आगे देखो मेरे पास आती है डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो क्या होती है, कल हमने पढ़ा था डायगोनल एलिमेंट के बारे में कि जब हमारा आई और जे बराबर हो जाता है तो उस केस में जो वो सारे एलिमेंट होते हैं वो क्या कहलाएंगे, डायगोनल एलिमेंट कहलाते हैं। जब आई और जे किसके बराबर हो जाता है, जीरो के बराबर हो जाता है। सॉरी, जीरो के बराबर नहीं, दोनों आपस में बराबर होंगे, आई और जे बराबर होंगे, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, डायगोनल डायगोनल एलिमेंट कहलाता है। अब
इसी से रिलेटेड मेरे पास क्या आते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं कि कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स, पहले तो ये ध्यान रखना है कि डायगोनल जो मैट्रिक्स बनाएगी ना वो कैसी होनी चाहिए, पहली कंडीशन वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा कैसी रहेगी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, जिसके अंदर क्या होगा कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट रहेंगे वो सारे कैसे रहेंगे, जीरो के बराबर। यानी कि मैं एक जो मैट्रिक्स होती है उसको मैं आई जे से डिनोट करती हूँ। अब अगर आई बराबर है जे के, आई जब जे के बराबर है तो हमारे पास कोई एलिमेंट मिलेगा। यहाँ पे कुछ भी एलिमेंट हो सकता है, ए बी सी डी कुछ भी। लेकिन आई और जे जब बराबर नहीं है तो उस केस में ये किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर आएगा। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगी, हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट कैसे होंगे, जीरो। अब नॉन डायगोनल एलिमेंट कौन से होंगे, वो एलिमेंट जिसमें आई और जे बराबर नहीं है वो नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे। इसका मतलब क्या होगा, आई जब जे के बराबर नहीं है वो एलिमेंट क्या होंगे, जीरो। लेकिन जब आई और जे बराबर है तो कोई ना कोई हमें एलिमेंट मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, मैंने कोई एक मैट्रिक्स ले लिया है ए। अब मैंने यहाँ पर कोई डायगोनल मैट्रिक्स लिख ले रही हूँ, मैं यहाँ पे 1 0 0 1। तो ये मैंने एक क्या लिख लिया, डायगोनल मैट्रिक्स लिख लिया है। अब डायगोनल मैट्रिक्स में और कोई एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने बी मैट्रिक्स ले लिया है, यहाँ पर मैंने लिया 2 0 0, ये 4 ले लिया। तो ये मेरे पास क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो सारे क्या मिलेंगे, जीरो। सिर्फ जो डायगोनल एलिमेंट है ये हम मेरे पास क्या मिलेंगे, नॉन जीरो मिलेंगे। तो डायगोनल मैट्रिक्स समझ गए होंगे। इसके बाद मेरे पास क्या आता है, एक स्केलर मैट्रिक्स आती है। अब स्केलर मैट्रिक्स में ये भी सेम डायगोनल मैट्रिक्स से ही निकलती है। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो डायगोनल एलिमेंट है वो कुछ भी हो सकते हैं, मतलब इक्वल भी हो सकते हैं, नॉट इक्वल भी हो सकते हैं। बट स्केलर मैट्रिक्स में क्या आता है कि जो डायगोनल एलिमेंट है ना वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। कंडीशन ये आ जाती है यहाँ पर। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है कि ये इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि एक स्केलर मैट्रिक्स को हम एक डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं, लेकिन हम डायगोनल मैट्रिक्स को क्या नहीं बोल सकते, स्केलर मैट्रिक्स नहीं बोल सकते। ठीक है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा कि ये जो डायगोनल एलिमेंट है वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, और इसी से निकल के आती है मेरे पास एक स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स इसका एक पर्टिकुलर केस हो गया क्या, कि अगर मेरे पास जो डायगोनल एलिमेंट है यानी कि ए आई जी जो मैं लिख रही हूँ ये क्या होंगे, सेम होंगे। और यहाँ पे कंडीशन क्या है, आई इक्वल टू जे के बराबर है। तो ये जो एलिमेंट जो भी निकल के आएगा डायगोनल एलिमेंट, ये कैसे रहेंगे, सेम होने चाहिए। तभी इसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक बोलेंगे। तो ये दोनों में क्लियर हो गया होगा, डायगोनल मैट्रिक्स कब बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कब बोलेंगे। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है, ये दोनों एलिमेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं, बट स्केलर में क्या रहेगा, दोनों जो भी डायगोनल एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए, तभी हम उसको स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो यानी कि स्केलर मैट्रिक्स के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ए आई जे, ये किसके बराबर होगा, जीरो। कब, जब आई नॉट इक्वल टू जे के बराबर है। एंड ए आई जे, ये कोई एलिमेंट, मैं यहाँ पर कोई भी एलिमेंट मान लेती हूँ, टी मैंने मान लिया, ये टी के बराबर होगा, यानी कि सेम होगा कब, आई जब आई इक्वल टू जे के बराबर है। तो ये डायगोनल एलिमेंट यहाँ यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आ गई, ये एक स्केलर मैट्रिक्स की कंडीशन निकल के आ गई है। अब स्केलर मैट्रिक्स हम कुछ भी ले सकते हैं। मान लिया मैंने कोई मैट्रिक्स ली है, यहाँ पर जैसे देखो मैंने यहाँ पे 1 1 लिया था, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, और ये हमारे पास इसका पर्टिकुलर केस बन गया, उस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो इसको हम स्केलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स भी क्या रहेगी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ये ध्यान रखना है। जैसे कई बार सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो कैसी होती है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है। तो ये जो डायगोनल है ये भी स्क्वायर होती है, और जो स्केलर मैट्रिक्स है ये भी मेरे पास क्या होती है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है। तो यहाँ पर मैं इसको लिखना चाहूँ तो जैसे जीरो, सॉरी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जीरो ना लिख के, तो जैसे मैंने यहाँ पर कोई भी एलिमेंट लिखा 2 0 0 2, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बन गया, एक स्केलर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हो गया। तो आई होप दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, डायगोनल में और स्केलर मैट्रिक्स में। इसी तरीके से आपको स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में भी डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स हम कब बोलेंगे और रेक्टेंगुलर जो मैट्रिक्स है उसको कब बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं। अब आगे देखो, जैसे नेक्स्ट हमारे पास आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और हम इसको क्या बोल सकते हैं, यूनिटी मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। अब इसी के
ऊपर ही जैसे हमने जो स्केलर मैट्रिक्स पढ़ ली है, इसका ये एक और पर्टिकुलर केस आप लेके चल सकते हो कि जैसे स्केलर मैट्रिक्स में मेरे पास क्या हो सकता है कि कोई भी स्केलर हो सकता है ना, वो 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6, कुछ भी नंबर हो सकता है, बट उसमें स्केलर मैट्रिक्स में क्या कंडीशन थी कि वो इक्वल होने चाहिए। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्योंकि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, बट उसके जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट है ना, डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, यूनिटी होंगे। ये समझना है कि डायगोनल एलिमेंट जो है वो कैसे रहेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिटी होने चाहिए, डायगोनल एलिमेंट यूनिटी होने चाहिए। दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, यूनिटी, या हम वन कह सकते हैं कि डायगोनल एलिमेंट अगर वन है तो वो मेरे पास क्या क्या बनेगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी। तो यहाँ से मैं अगर एग्जांपल लिखना चाहूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, जैसे मैंने कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से ही डिनोट कर दिया है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1 0 0 1, तो इट इज़ अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखो ये जो मैट्रिक्स थी 1 0 0 1, ये मेरे पास डायगोनल डायगोनल मैट्रिक्स भी थी, ये मेरे पास स्केलर मैट्रिक्स भी थी, और ये मेरे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी थी। तो सबसे ऊपर हम क्या लेके चलेंगे, सबसे ऊपर हम लेके चलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स को। डायगोनल का ही एक पर्टिकुलर केस आ गया क्या मेरे पास, स्केलर मैट्रिक्स, कि जब आई और जे बराबर हो जाते हैं। अब इसमें क्या आ गया यूनिट मैट्रिक्स में, कि बराबर तो होंगे, लेकिन वो एक और एक कंडीशन फिक्स कर दी, बराबर होंगे, बराबर और वन के बराबर होंगे। तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो मेरे पास क्या बन जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। या सिंपली आप ये याद रखो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर जो डायगोनल एलिमेंट है ना, वो किसके बराबर होंगे, वन के बराबर, और नॉन डायगोनल एलिमेंट तो जीरो के बराबर हो ही जाएंगे। अगर मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए कंडीशन लिखनी है तो मैं क्या लिखूंगी कि एक ऐसी मैट्रिक्स बनेगी ए आई जे, है ना, वो जीरो होगी कब, जब आई और जे नॉट इक्वल होंगे, यानी कि ये बाकी ये सारे एलिमेंट जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है जीरो के बराबर होंगे। दूसरी इसमें कंडीशन क्या होगी, ए आई जे ये क्या बन जाएगा, वन के बराबर बनेगा कब, जब आई इक्वल टू जे के बराबर होगा, यानी कि डायगोनल एलिमेंट सारे क्या होंगे मेरे पास, वन के बराबर होंगे। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम जनरली किससे डिनोट करते हैं, आई से ही डिनोट करते हैं। तो आई अगर, जैसे हम क्वेश्चन करेंगे आगे, अगर कहीं आई लिखा है तो वहां से हमें समझ जाना है, और आई के नीचे हम अगर हमें उसका ऑर्डर दिखाना है तो यहाँ पर हम एन लिख देते हैं। ठीक है, एन इसलिए लिखा है क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। एन लिखा है तो जैसे मैंने लिखा आई 3, तो इसका मतलब मुझे समझ जाना है कि आई 3 मतलब एक 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, एम और एन दोनों बराबर होते हैं, तो हम इसको आई 3 क्रॉस 3 ना लिख के सिंपली क्या लिख देते हैं, आई 3 लिख देते हैं। तो इससे हमें क्लियर हो जाता है आई 3 लिखा है, इसका मतलब मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी है कितने ऑर्डर की, 3 ऑर्डर की लेनी है, यानी कि उसमें 3 ही रो होंगे, 3 ही कॉलम होंगे। आई 2 लिखा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी है सेकंड ऑर्डर की, यानी कि उसमें 2 रो 2 कॉलम होंगे। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई एन से भी डिनोट कर सकते हैं, सिंपली आई से भी डिनोट कर सकते हो। एन जो लिखा है वो उसका ऑर्डर डिनोट करता है, अगर हमें बताया गया है कि इतने ऑर्डर किए तो हम सिंपली आई लिख सकते हैं, और आई एन अगर कहीं लिखा है तो ये इसके ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। तो आई होप ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे देखते हैं हम, अगली जो मैट्रिक्स मेरे पास आती है वो क्या है, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अगली मैट्रिक्स का जो टाइप है वो मेरे पास क्या आता है, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अब ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, अब देखो इसके नाम से हमें पता चल रहा है ट्राइंगल। ट्राइंगल कैसे बनता है, ट्राइंगल इस तरीके से, ऐसे अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं तो ऐसा कुछ बनता है। ठीक है, इसको ही मैं ऐसे ऐसे भी बना सकते हैं ना, ये मेरे पास क्या बन गया, एक ट्राइंगल बन गया। तो ट्राइंगल मैट्रिक्स जो है, अब ये दो टाइप की होती है। ठीक है, एक तो मेरे पास क्या बनता है, पहला टाइप इसके अंदर क्या आता है, अपर। ठीक है, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। दूसरी क्या आती है मेरे पास, लोअर ट्राइंगुलर। ठीक है, लोअर ट्राइंगुलर। तो दो तरीके की ये मैट्रिक्स बनती है, अपर ट्राइंगुलर और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अब अपर क्या होती है और लोअर क्या होती है, ठीक है, तो यहाँ से हमें समझना है। तो अपर में देखो, जब अपर की बात हो रही है ना, अपर ट्राइंगुलर की बात हो रही है, तो अपर से ही याद रखना है, क्योंकि कई बार ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अपर में क्या याद रखोगे, जब अपर की बात आ रही है तो अपर वाले एलिमेंट नॉन जीरो होंगे, अपर में एलिमेंट्स लाई करेंगे। ठीक है, ये ऊपर की तरफ ऐसे ट्राइंगल बनेगा, ऐसे। ठीक है, और जब लोअर ट्राइंगुलर की बात होगी तो नीचे की साइड एलिमेंट लाई करेंगे, अपर की बात होगी तो ऊपर एलिमेंट लाई करेंगे। यानी कि अगर मैं एक क्या बनाती हूँ, एक मैट्रिक्स लिखती हूँ, जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिखी। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने मैट्रिक्स लिखी है, ये 1 2 4 यहाँ पर लिख दिया, 0 3 5
0 0 7, ये एक मैट्रिक्स मैंने लिखी है। तो अब देखो यहाँ पर अगर जो ट्राइंगल बनाओगे, ठीक है, ये जो ट्राइंगल है जो एलिमेंट लाई कर रहे हैं, ये ऊपर की साइड हमारे पास एलिमेंट आ रहे हैं, तो ये अपर ट्राइंगुलर बन जाती है। लोअर्स वाले सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। या फिर इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर की जो डायगोनल एलिमेंट के जो डायगोनल जो होगा, ये मेरे पास प्रिंसिपल डायगोनल हो गया। अब प्रिंसिपल डायगोनल के जो बिलो एलिमेंट लाई कर रहे हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, जीरो। बट ये अपोजिट हो जाता है थोड़ा सा, तो इसलिए हमें अपर की साइड से ही याद रखना है कि अपर में क्या होगा, अपर एलिमेंट लाई करेंगे और लोअर वाले जीरो हो जाएंगे। लोअर में कोई एलिमेंट लाई नहीं करेगा। लोअर में क्या होगा कि लोअर वाले एलिमेंट लाई करेंगे, अपर कोई एलिमेंट नहीं होगा। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अपर ट्राइंगुलर मतलब जिसमें अपर की साइड में एलिमेंट लाई करेंगे, लोअर मतलब जिसमें लोअर की साइड एलिमेंट क्या करेंगे, लाई करेंगे। अगर मैं इसको जनरली लिखना चाहूँ तो मैं अपर को कैसे लिखूंगी कि मेरे पास एक मैट्रिक्स होगी A I J। अब A I J में देखो आप क्या चीज़ कॉमन देख रहे हो, यहाँ पर आपने देखना है कि ये जो रो है ये मेरी A11 है, A12 है, A13 है, यहाँ पर A22 है, A23 है। तो यहाँ पर मैं क्या देख सकती हूँ कि A I J, ये यहाँ पर मेरे पास कोई एलिमेंट मान लो T आएगा। T कब आएगा, जब मेरी I जो है वो लेस होगी किससे, J से। यानी कि रो मेरी कम होगी, रो की वैल्यू कम होगी किससे, कॉलम से। अगर रो की वैल्यू कम है कॉलम से तो यहाँ पर एलिमेंट लाई करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ इसकी जनरल फॉर्म आप समझ गए होंगे कि A I J यहाँ पर क्या आएगा मेरे पास। और I अगर ग्रेटर देन J हो जाता है तो उस केस में यहाँ पर क्या आएगा, जीरो के बराबर आएगा। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो A21 है, 21 है, तो यहाँ पर I क्या है, बड़ा है J से, यानी को रो बड़ी है कॉलम से, तो ये जीरो हो गया। यहाँ पर भी देखो आप, यहाँ पर क्या है 3 1 है, ये क्या है 3 2 है, और ये 3 3 है। तो डायगोनल एलिमेंट तो रहेंगे, लेकिन अगर जब बड़ी हो जाती है I ग्रेटर देन है J से तो जीरो हो जाएगा। यहाँ पर इक्वल और लगा लो कि I जो है लेस देन इक्वल है J से तो मेरे पास कोई एलिमेंट लाई करेगा। ये अपर ट्राइंगुलर के लिए कंडीशन हो जाती है। ठीक है, लोअर ट्राइंगल के लिए इसमें अपोजिट हो जाता है। लोअर ट्राइंगल के लिए हम कैसे लिखेंगे, लोअर ट्राइंगल में जैसे मैंने कोई एग्जांपल ले लिया, मैट्रिक्स ले ली, ठीक है, यहाँ पर 1 हो गया, मैंने यहाँ पर 4 लिखा, यहाँ पर 3 लिखा, यहाँ पर मैंने क्या लिखूंगी, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आएगा, क्योंकि लोअर में एलिमेंट लाई करेंगे। यहाँ पर मैंने 5 लिख दिया, यहाँ 6 लिख दिया, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पे मैंने 8 लिख दिया। तो यहाँ पर देखो एक लोअर की साइड ऐसे नीचे ट्राइंगुलर बन रहा है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी, मेरी लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। या इसमें अगर हम डेफिनेशन में देना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे कि प्रिंसिपल डायगोनल से बिलो जो एलिमेंट लाई कर रहे हैं वो सारे हमारे पास एलिमेंट लाई करेंगे, लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले जो एलिमेंट है वो जीरो हो जाएंगे। इसकी अगर मैं प्रॉपर जनरल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो A I J, यहाँ पर A I J में अब यहाँ पर देखो क्या बन जाएगा उसमें, यहाँ पर अब रो ग्रेटर है, यानी कि I जब ग्रेटर देन इक्वल होगा J से तो मेरे पास कोई एलिमेंट आएगा T। लेकिन अगर I लेस देन हो जाता है J से तो वो एलिमेंट आएंगे जीरो। तो ये कंडीशन हो गई मेरे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। आई होप समझ गए होगे। देखो याद रखने का सिंपल सा तरीका है, अपर में अपर वाले एलिमेंट लाई करेंगे, लोअर में लोअर वाले एलिमेंट जो है वो लाई करते हैं। ठीक है, ये अपर ट्रायंगुलर हो गई और लोअर ट्रायंगुलर हो गई। अब नेक्स्ट मैट्रिक्स आप देखोगे, नेक्स्ट हमारे पास क्या आती है, एक जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। अब जीरो मैट्रिक्स में क्या होता है कि ये हमारे पास स्क्वायर भी हो सकती है और रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, कैसी भी मैट्रिक्स हो सकती है, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर, लेकिन इसके सारे एलिमेंट कैसे होंगे, जीरो जीरो होंगे, नल होंगे। ठीक है, इसलिए इसको हम जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स बोलते हैं, नल भी बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, जैसे मैंने कोई मैट्रिक्स लिख दी 0 0 0 0, तो ये मेरे पास क्या है, जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये तो इजी है, क्लियर है, नाम से ही हमारे पास क्लियर हो गया जीरो मैट्रिक्स क्या होती है। अब एक और मैट्रिक्स आती है हमारे पास, कंपेरेबल मैट्रिसेस। ठीक है, कंपेरेबल हम कब बोलेंगे, तो नेक्स्ट मेरे पास क्या आता है, कंपेरे, ये तो हमने सारे टाइप पढ़ लिए मैट्रिक्स के। ठीक है, अब मेरे पास क्या आता है, दो मैट्रिसेस अगर मैं लेके चलूँ उनको मैं कंपेरेबल कब बोलूँगी। दो मैट्रिक्स है मेरे पास या दो से ज़्यादा मैट्रिक्स हैं, ठीक है, तो कंपेरेबल मैट्रिसेस क्या होती है, तो आप दो ले सकते हो, तीन ले सकते हो, है ना, जितने भी मैट्रिक्स है हमारे पास।
तो हम उन मैट्रिक्स को कंपेरेबल बोलेंगे कब, जब उनका ऑर्डर क्या होगा, मेरे पास सेम ऑर्डर होगा। ठीक है, सेम ऑर्डर अगर मैट्रिक्स का है तो हम उस मैट्रिक्स को क्या बोल सकते हैं, कंपेरेबल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। जैसे मेरे पास क्या है, कोई एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ए ले ली मैंने, इसको जनरल फॉर्म में लिख देते ए आई जे। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है, मेरे पास एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है। बी कोई मैट्रिक्स है मेरे पास, ठीक है, यहाँ पर मैंने बी आई जे ले लिया। यहाँ पर इसका ऑर्डर मैं कुछ भी ले सकती हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने ले लिया पी क्रॉस क्यू ले लिया। अब ये दो, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर एम क्रॉस एन है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, पी क्रॉस क्यू है। तो मैंने बोला ये दोनों मैट्रिक्स कंपेरेबल है। कंपेरेबल है तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों का ऑर्डर सेम होगा। दोनों का ऑर्डर सेम है तो हम क्या कह सकते हैं कि इसके अंदर जितनी रो है उतनी इसके अंदर रो होगी, इसके अंदर जितने कॉलम है उतने इसके अंदर कॉलम होंगे। यानी कि m बराबर होगा p के और n बराबर होगा किसके, q के। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। कंपेरेबल मैट्रिक्स हम कब बोलेंगे, जब दोनों मैट्रिक्स का क्या रहेगा, मेरे पास ऑर्डर सेम आ जाता है, तो उसको हम कंपेरेबल मैट्रिक्स बोलते हैं। अच्छा, अब कंपेरेबल मैट्रिक्स के अलावा मेरे पास क्या आता है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, कि हम इक्वालिटी की बात कब करते हैं, ये तो कंपेरेबिलिटी हो गई, कंपेरेबल बोलेंगे हम। लेकिन मेरे पास इक्वालिटी की बात कब आती है, कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स कब बोलेंगे, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। अब देखो, दो मैट्रिक्स हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, इक्वल बोलेंगे। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब दो मैट्रिक्स है मेरे पास, कोई भी मैं दो मैट्रिक्स जनरल फॉर्म ले लो कि ए आई जे, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, एक दूसरी मैट्रिक्स बी है मेरे पास, क्या, बी आई जे। ये दो मैट्रिक्स हो गई, इनको हम क्या बोलेंगे, इक्वल बोलेंगे, यानी कि ए इक्वल टू बी बोलेंगे। कब, कंडीशन ध्यान रखनी है, कब, पहली कंडीशन क्या है, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, सेम ऑर्डर हो। दूसरा, पहली कंडीशन तो ये होगी, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दूसरा क्या होगा कि जो एलिमेंट होंगे, कि इस मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट जिस पोजीशन पे है, वो दोनों के एलिमेंट क्या होंगे, बराबर। देखो, कंपेरेबल में सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर की बात की गई है, वहां पर हमने एलिमेंट के बारे में कोई बात नहीं करी है। दोनों के एलिमेंट जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। बट यहाँ पर क्या होगा, पहला इक्वालिटी, जब हम दो मैट्रिक्स को इक्वल बोल रहे हैं तो उस केस में क्या होगा कि उनके ऑर्डर तो सेम होगा ही होगा। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि पहली वाली मैट्रिक्स में जैसे A11 पे कोई एलिमेंट है ना, तो ये बराबर होगा B11 के। यानी कि इस B वाली मैट्रिक्स में जो एलिमेंट 1 1 पोजीशन पे है और A में जो 1 1 पोजीशन पे, दोनों एलिमेंट क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये चीज़ समझ में आई आपको। A11 बराबर होगा, A12 बराबर होगा किसके, B12 के। A13 बराबर होगा B किसके, बी यहाँ से 13 के। यानी कि दोनों का ऑर्डर सेम है। जैसे मान लिया, अगर मैं एग्जाम्पल लेके चलती हूँ, ठीक है, मैंने एग्जाम्पल ले लिया 1 2 3 4, तो यहाँ इन दोनों, एक मैट्रिक्स ए ये हो गई, तो बी वाली मैट्रिक्स भी क्या होगी, मेरी 1 2 3 4 ही होगी, क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम होगा। और इस पोजीशन पे 1 है तो यहाँ पर भी 1 आना चाहिए, इस पोजीशन पे 2 है तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 होना चाहिए। दोनों एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम। इस चीज़ से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्या होता है कि एक मैट्रिक्स हमें गिवन होगी, किसी में एक्स दे दिया, किसी में वाई दे दिया, तो बोलेगा कि दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है, और एक्स और वाई की वैल्यू बताइए। तो एक्स और वाई की वैल्यू हमें सिंपल सा हमें क्या निकालना है, कि उसकी पोजीशन देख लेनी है। क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर क्या होगा, हमारे पास एलिमेंट दोनों के बराबर होने चाहिए, तो वहां से हम एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो इजीली निकाल सकते हैं। तो आई होप आज की ये वीडियो जो है आपको समझ में आई होगी। इसमें हमने सारे टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़े हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। चैनल